नमस्कार। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ी कंपनी किसी छोटे से नए स्टार्टअप को खरीद लेती है, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? ये सिर्फ एक डील नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा अकाउंटिंग की दुनिया है, जो दोनों कंपनियों का भविष्य तय करती है। आज हम इसी अधिग्रहण की कला के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है तो इन दोनों के हिसाब किताब को जोड़ा कैसे जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग पजल्स के टुकड़ों को मिलाकर एक नई सही तस्वीर बनानी हो। हर अधिग्रहण के समय कंपनियां और निवेशक सब इसी चुनौती से जूझते हैं। और यही है विलय की वो पहेली। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बस 2 और 2 4 कर दिया। जरा सोचिए, अगर हर कंपनी अपने मनमाने नियम बनाने लगे तो क्या होगा? पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। किसी भी दो कंपनी की आपस में तुलना करना या उनकी असली वैल्यू जानना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हमें एक जैसे नियमों की एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है, ताकि सब कुछ सही और सबके लिए एक जैसा हो। और वो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। छोटे में कहें तो इंड AS 103। यही वो रूल बुक है जो पक्का करती है कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे को खरीदे तो हर कोई एक ही नियम से खेले। तो सवाल यह है कि इंड AS 1303 इस मुश्किल काम को आसान कैसे बनाता है? इसका एक बहुत ही स्मार्ट और सीधा साधा तरीका है, जिसे हम IMG मेथड कह सकते हैं। इसे अधिग्रहण की अकाउंटिंग को समझने का एक 4 स्टेप गाइड मान सकते हैं। आइए इन चारों कदमों को फटाफट से देख लेते हैं। आई का मतलब है आइडेंटिफाई द एक्वायरर, यानी ये पहचानो कि खरीदार कौन है। ए मतलब एक्विजिशन डेट, यानी सौदे की सही तारीख क्या है। एम है मेजर नेट एसेट्स, मतलब खरीदी गई कंपनी की नेट संपत्ति की सही कीमत लगाना। और आखिर में जी यानी गुडविल और गेन, मतलब गुडविल या किसी फायदे की कैलकुलेशन करना। ये 4 कदम ही पूरी प्रोसेस की नींव हैं। तो पहला कदम, नया बॉस कौन है? खरीदार वो कंपनी है जिसे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण हासिल होता है। और सुनिए, कंट्रोल का मतलब सिर्फ ज्यादा शेयर खरीदना नहीं होता। इसका असली मतलब है कि कंपनी के बड़े फैसले लेने की पावर किसके हाथ में है। बजट बनाने से लेकर बिजनेस की स्ट्रैटेजी तय करने तक सब कुछ। अगला कदम, अधिग्रहण की तारीख। ये डेट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी एक दिन पर कंट्रोल आधिकारिक तौर पर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। इसे एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह देखिए। ठीक इसी दिन के हिसाब से सारी संपत्ति और देनदारियों की वैल्यू तय की जाएगी। अब आता है स्टेप नंबर 3, और ये शायद सबसे जरूरी है, मूल्यांकन। इस स्टेप में खरीदी गई कंपनी की हर पहचानी जा सकने वाली संपत्ति और देनदारी को उसकी फेयर वैल्यू पर मापा जाता है। याद रखिए, ये पुरानी किताबों वाली वैल्यू नहीं है। ये वो कीमत है जो उस चीज की आज खुले बाजार में मिलेगी। और अब हम इस पजल के आखिरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम पता लगाएंगे कि गुडविल क्या है और बार्गेन परचेज क्या होता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने बी लिमिटेड को पूरी तरह से खरीदने के लिए 15 लाख रुपए दिए। अब देखते हैं कि बी लिमिटेड के पास था क्या। जिस दिन यह सौदा हुआ, उस दिन बी लिमिटेड की संपत्तियों यानी एसेट्स की फेयर वैल्यू थी 20 लाख रुपए, और उस पर 10 लाख रुपए की देनदारियां यानी लायबिलिटीज थीं। सीधा सा हिसाब है, 20 में से 10 गए तो बी लिमिटेड की कुल नेट संपत्ति बची 10 लाख रुपए। लेकिन एक मिनट, ए लिमिटेड ने चुकाए कितने? 15 लाख रुपए। और बदले में उसे मिला क्या? सिर्फ 10 लाख रुपए की नेट संपत्ति। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए हैं, वो कहां गए? यही इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस है। ये जो 5 लाख रुपए का फर्क है ना, इसी को अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं गुडविल। तो आखिर ये गुडविल है क्या भला? देखिए, ये उन चीजों की कीमत है जिन्हें आप छू नहीं सकते, पर जो किसी भी कंपनी के लिए बेशकीमती होती हैं। जैसे कंपनी का नाम, मार्केट में उसकी इज्जत, उसके वफादार ग्राहक, उसकी बेहतरीन टीम। असल में ये भविष्य में होने वाले फायदे के लिए चुकाई गई एक तरह की प्रीमियम कीमत है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर क्या हो अगर कहानी उल्टी हो? मतलब चुकाई गई कीमत मिली हुई संपत्ति से भी कम हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वैसे होता बहुत कम है, पर मुमकिन है। इसे कहते हैं बार्गेन परचेज। मतलब खरीदार की तो लॉटरी लग गई, उसे एक तरह से शानदार डिस्काउंट पर सौदा मिल गया।
ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई कंपनी मजबूरी में या बहुत जल्दी में बिक रही हो। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। भारत की जो अकाउंटिंग नियम है यानी एंड AS 103, वो दुनिया भर में माने जाने वाले ग्लोबल स्टैंडर्ड IFRS 3 से कुछ मामलों में थोड़े से अलग हैं। आइए देखते हैं कि ये खास भारतीय नियम क्या हैं। भारत के नियमों में कुछ खास बातें हैं। सबसे बड़ा फर्क है बार्गेन परचेज से होने वाले फायदे के ट्रीटमेंट में। पूरी दुनिया में ऐसे फायदे को सीधा सीधा प्रॉफिट मान लिया जाता है, लेकिन भारत में हम ज्यादा संभल कर चलते हैं। यहाँ इसे प्रॉफिट में नहीं दिखाते, बल्कि कैपिटल रिजर्व नाम के एक अलग गुल्लक में डाल देते हैं। ये कंपनी की वित्तीय सेहत को बनाए रखने का एक सेफ्टी नेट जैसा है। तो अब हम आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब सख्त नियमों की, इस मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की आखिर ज़रूरत ही क्या है? देखिए, ये नियम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये पारदर्शिता लाते हैं। मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ। ये इन्वेस्टर्स को भरोसा देते हैं कि उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा। ये अलग अलग कंपनियों के बीच तुलना करना आसान बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये अकाउंटिंग में किसी भी तरह की हेराफेरी को रोकते हैं। कुल मिलाकर ये बाजार में विश्वास कायम करते हैं। जैसा कि इंड AS 103 का मकसद खुद कहता है, लक्ष्य ये है कि इस्तेमाल करने वालों को इस विलय की प्रकृति और इसके वित्तीय असर को समझने में मदद मिले। मतलब पूरी कोशिश बस एक ही चीज़ के लिए है, स्पष्टता। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या गुडविल सच में किसी कंपनी की भविष्य की क्षमता की असली कीमत है, या ये बस अकाउंटिंग की किताबों का एक खेल है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।